एसी अभी चलाया। गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने शीट में से कुछ क्वेश्चंस दिए थे आइसोथर्मल के और डीपीपी नंबर 2 दी थी। तो चलिए उसमें से एक क्वेश्चन है, शीट में से पहले मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 शीट में से डिस्कस कर रहा हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, 2 मोल आइडियल गैस है लेकिन पाथ अलग अलग है, डिफरेंट पाथ। पहला पार्ट जो है रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल के लिए तो आई थिंक डायरेक्ट फॉर्मूला वर्क डन इक्वल्स टू माइनस एन आर टी। तो लेकिन यहां पर हमें आर और टी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो P1 V1 ln P1 अपॉन P2। तो इनिशियली प्रेशर 2 बार, इनिशियली वॉल्यूम 4 और 2 डिवाइडेड बाय 20। कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वर्क डन का स्पेशली आपको साइन पहले से ही पता चल जाए। कंप्रेशन हो रहा था आपका आंसर प्लस में आना चाहिए, एक्सपांशन हो रहा तो माइनस में आना चाहिए। ये तो हुआ वर्क डन रिवर्स फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में अब हम जो इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं वो 2 स्टेप में कर रहे हैं। वो 2 स्टेप में अगर है तो कैसे हो रहा है, पहले सिंगल स्टेप का वाला क्वेश्चन करें तो सडनली हमने प्रेशर को 20 बार कर दिया। इमेजिन करो बाहर का प्रेशर जो 2 था सडनली आपने 20 कर दिया, प्रेशर बाहर का बढ़ गया तो पिस्टन नीचे आएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पर वर्क डन सडनली बाहर का प्रेशर 20 तो P एक्सटर्नल 20, अब वॉल्यूम V2 माइनस V1। V2 माइनस V1, आपका V1 तो दे रखा है 4 लीटर, V2 निकालना होगा। तरीका क्या है V2 निकालने का, आइसोथर्मल प्रोसेस है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 20 इंटू फाइनल वॉल्यूम। ये आप निकाल सकते हो 8 यानी 0.4 लीटर। ये पुट कर दो माइनस 20.4 फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम 4 लीटर। सीधा सीधा लॉजिक का, प्रेशर 10 टाइम्स हो गया 2 से 20 बार, तो वॉल्यूम जो है वो 10 टाइम्स कम हो जाएगा, तो 4 लीटर से 0.4 लीटर। लेकिन यही प्रोसेस अगर हम 2 स्टेप में करें, अब 2 स्टेप में कैसे हम कर रहे हैं, पहला इनिशियली 2 प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर 2 बार 4 लीटर। अब यहां से आपने प्रेशर जो है वो कर दिया 10 बार, डायरेक्ट 20 बार नहीं किया, प्रेशर जो आपने किया 10 बार, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फिर से P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 कर सकते हो, तो ये वॉल्यूम जो आ जाएगा 0.8 लीटर। और यहां से फिर आपने प्रेशर कर दिया 20 बार, प्रेशर डबल तो वॉल्यूम 0.4 लीटर। अब ये 2 स्टेप में प्रोसेस हो रहा है, इसका वर्क डन अलग से निकालना पड़ेगा और इसका वर्क डन अलग से निकालना पड़ेगा और दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका वर्क डन अब यहां पर P एक्सटर्नल जो होगा वो -10 बार 0.8 माइनस 4 लीटर, और इसका वर्क डन अगर निकालना है स्टेप 2 का तो इसका प्रेशर -20 बार 0.4 माइनस 0.8। तो ये तरीका है। और चेक कर सकते हो वर्क डन के मैग्नीट्यूड को, किसमें ज्यादा किसमें कम, रिवर्सिबल में ज्यादा है, इरिवर्सिबल में। डेफिनेटली यहां पर आप कंप्रेशन कर रहे हो तो इरिवर्सिबल का वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिवर्सिबल के वर्क डन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। बाकी के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 19 में प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक, फॉर्मूला आप सोच सकते हो, -PdV लगेगा, -PdV आइसोबारिक प्रोसेस। उसके बाद आइसोथर्मल के फॉर्मूले लगाने हैं 21 22
आगे बढ़ते हैं। डीपीपी नंबर 2, डीपीपी नंबर 2, चलिए इसमें एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं जिसका आंसर शायद कोई आ नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, खैर ये डेल्टा एच और डेल्टा यू पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डीपीपी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डेल्टा एन जी की वैल्यू 5/5 - 3, तो इस रिएक्शन के लिए तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 है, लेकिन ये डेल्टा एन जी 2 तब है जब N2H4 के 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। तो 1 मोल N2H4 के लिए जो डेल्टा एन जी होगा वो कितना हो जाएगा 2/3। तो यहां पर जो डेल्टा एन जी की वैल्यू आएगी वो होगी 2/3। निकालना क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, वर्क डन अगेंस्ट ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। यहां पर अब फॉर्मूला जो हम लगाएंगे इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। जो फॉर्मूला हमारा होता है -P एक्सटर्नल डीवी, -P एक्सटर्नल डीवी। इसमें अगर कोई भी प्रोसेस अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो ये मानो कि कंटेनर के अंदर पिस्टन लगा हुआ और पिस्टन अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर रखेगा। कांस्टेंट प्रेशर जैसे ही आ जाता है, अंदर और बाहर कंटेनर में क्या लगा होना चाहिए, पिस्टन, अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर है। तो सिंस प्रेशर कांस्टेंट है तो P एक्सटर्नल को आप किसके बराबर मान सकते हो, P इंटरनल। तो यहां पर हम इसको P एक्सटर्नल की जगह P dV लिख सकते हैं, और ये प्रेशर जो है वो कांस्टेंट भी है, तो इसको आप अंदर भी ले जा सकते हो, D ऑफ PV, और फिर आप इसे P की जगह क्या लिख सकते हो, nRT। और यहां पर मोल्स चेंज हो रहे हैं, मोल्स चेंज हो रहे हैं, तो इस यहां NT कांस्टेंट है, तो ये डेल्टा NGRT, और ये डेल्टा NG की वैल्यू 2/3 R इंटू T। बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल से ही हैं, ठीक है। डीपीपी के आंसर अभी मैं दे दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास के बाद मैं दे दूंगा आपको। बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम कर्व प्लॉट कर रहे थे, आइसोथर्मल प्रोसेस के हमने कर्व्स प्लॉट किए थे वर्क डन के लिए। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल का कर्व कुछ इस तरह से आया था, पॉइंट ए पॉइंट बी। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने आपसे कहा था कि हम P वर्सेस V का कर्व नहीं प्लॉट कर सकते, बिकॉज एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में जब पिस्टन मूव करता है, तो पिस्टन जब मूव करता है तो वहां पर प्रेशर डिफाइन नहीं होता है, अंदर का प्रेशर डिफाइन नहीं होता है, तो हम PV कर्व नहीं प्लॉट कर सकते। तो इसकी जगह हम कौन सा कर्व प्लॉट करेंगे, P एक्सटर्नल इंटू V, क्योंकि इससे भी हमारा जो वर्क डन रिप्रेजेंट करने का पर्पज है वो सॉल्व हो जाता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल बताया था कि हमने एक्सपेंशन किया था 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर। इन प्रोसेस को इमेजिन करो, पहले यहाँ पर कंटेनर के बाद यूं सोचो कि ब्लॉक्स रखे हुए थे, एक 9 एटमॉस्फेयर वाला और एक 1 एटमॉस्फेयर वाला, साइड बाय साइड मान लीजिए इस तरह से, एक 1 एटमॉस्फेयर वाला और एक 9 एटमॉस्फेयर वाला।
आपने 9 एटमॉस्फेयर वाला ब्लॉक हटा दिया तो सडनली ये पिस्टन मूव करेगा, प्रेशर 10 से 1 एटमॉस्फेयर हो गया और अब 1 एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है ए से बी। पहले प्रेशर पी एक्सटर्नल कम हुआ, जैसे ही बाहर का प्रेशर कम हुआ पिस्टन मूव करेगा, वॉल्यूम V1 से कितना हो गया V2। तो ये जो एरिया अंडर दी कर्व है ये आप कह सकते हो हमारा वर्क डन होगा। कैसे? क्योंकि जो इरिवर्सिबल में वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो यही होता है P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हमें ये दो कर्व तो हमने प्लॉट कर लिए, लेकिन इन कर्व का इंपॉर्टेंस या इनका यूज तभी आएगा जब हम दोनों कर्व को एक साथ प्लॉट करें। तो अब मैं इन दोनों कर्व को सुपर इंपोज कर रहा हूं। ये जो दोनों कर्व है अलग अलग है, इनको मैं सुपर इंपोज कर रहा हूं। एक साथ प्लॉट कैसे करना है वो तरीका बता रहा हूं। तो कोई भी अगर आपको कर्व प्लॉट करना है इस तरह से, तो हमेशा पहले कर्व किसका प्लॉट करेंगे? रिवर्सिबल का। तो पीवी कर्व, ये रिवर्सिबल का हम ए से बी जा रहे हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइसोथर्मल प्रोसेस है। हमेशा कर्व में आपको पता होना चाहिए कि कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां एंड कर रहे हैं, और एरो बनानी है। बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को बोलते हैं एक्सपांशन और कर्व में एरो की डायरेक्शन बता रही है कंप्रेशन। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एरो की डायरेक्शन भी एक्सपांशन है तो दिखना चाहिए एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। कंप्रेशन है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। अभी इसको मैं और सिस्टमेटिक कर रहा हूं। अभी राइट नाउ आप हमेशा इनिशियल स्टेट को ए लिखेंगे और फाइनल स्टेट को यहां पर हम बी लिखेंगे। राइट नाउ ये भी हम एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कर्व हो गया, और ये एरिया अंडर द कर्व जो है ये वर्क डन का क्या बताएगा? हमें मैग्नीट्यूड बताएगा कि वर्क डन इतना हो रहा है। अब हमें इसी के लिए इरिवर्सिबल का कर्व प्लॉट करना है। तो अब इरिवर्सिबल का जब आप कर्व प्लॉट कर रहे हो तो वाई एक्सिस पर P नहीं, क्या इमेजिन करोगे? P एक्सटर्नल। नॉर्मली ये लिखा हुआ नहीं होता है, ये नहीं लिखा होता है, बट आपको इमेजिन अब यही करना है कि यहाँ पर P नहीं, यहाँ पर P एक्सटर्नल है। तो जैसे ये कर्व हमने प्लॉट किया था, सडनली हमने स्टार्टिंग यहाँ पर भी पॉइंट ए से ही हो रही है, प्रेशर कम हो गया सडनली, प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर, और अब यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये कर्व कुछ इस तरह से आएगा। इनफैक्ट आपने सुना होगा लास्ट टाइम मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, 5th पॉइंट, कंक्लूजन्स लिखे थे, याद है? उसमें एक पॉइंट मैंने लिखवाया था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड अप एट द सेम फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट जो है वो सेम रहती है। तो यहाँ पर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कहाँ आके एंड कर रहा है? बी पॉइंट पर ही एंड कर रहा है, और इसका जो वर्क डन होगा वो ये होगा, ये शेडेड पार्ट। जबकि रिवर्सिबल का वर्क डन ये वाला पूरा पार्ट था। तो अगर एरिया वाइज देखा जाए तो रिवर्सिबल का एरिया इरिवर्सिबल के एरिया से ज्यादा है, यानी रिवर्सिबल के वर्क डन का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल के वर्क डन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। मतलब रिवर्सिबल का वर्क डन इरिवर्सिबल से मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होगा। तो ये कर्व है जिसमें ये वाला कर्व रिवर्सिबल का है और ये वाला जो कर्व है वो रिवर्सिबल का कर्व है। ये मैंने आइसोथर्मल एक्सपांशन के कर्व्स बनाए हैं। अब आपको अभी कंप्रेशन के लिए यही कर्व बनाना है। मैंने एक्सपांशन के लिए बनाया, आपको कंप्रेशन के लिए कर्व बनाना है। और एक साथ, अलग अलग नहीं, एक ही साथ। इसमें रिवर्सिबल का भी इरिवर्सिबल का भी, फिर से कहूंगा रिवर्सिबल का प्लॉट करते वक्त यहां पर P है, जबकि इरिवर्सिबल का जब हम यहां पर प्लॉट कर रहे हैं तो वो P एक्सटर्नल है। कर्व प्लॉट करिए, एरो की डायरेक्शन होनी चाहिए, लिखा होना चाहिए रिवर्सिबल का कर्व कौन सा है, इरिवर्सिबल का कर्व कौन सा है।
सुधांशु अभी पहले इस चीज पर फोकस करो, जो कहा जा रहा है उस पर फोकस करो। चलिए मैं बता देता हूं, बिकॉज कर्व जो आप प्लॉट कर रहे हो वो यहां पर अब शो करना तो मुश्किल है। तो पहले फिर से रिवर्सिबल का कंप्रेशन का कर्व है, तो इक्वेशन तो फिर से वही पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और ये कांस्टेंट है, तो कर्व तो अभी भी क्या होगा, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। तो यहां पर बस चेंज क्या होगा, हाइपरबोलिक कर्व हमेशा ही ऐसा ही होता है, हाँ, लेकिन इसमें अब इस बार कंप्रेशन हो रहा है तो एरो की डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी, ये ए और ये बी पॉइंट। मैं आपको बता दूं गलती क्या होती, बहुतों क्या लगता उल्टा हो गया, क्योंकि एक्सपांशन था पहले, कंप्रेशन हो गया, तो बहुतों को ऐसा लग सकता है, या आप में से हो सकता है बहुतों का आंसर ऐसा हो कि उनको क्या लगता है उल्टा करना है, तो वो उल्टा यूं कर देते हैं कि हाँ पहले ऐसे था अब उल्टा कर दिया हमने। ये आइसोथर्मल का कर्व नहीं हो सकता, बिकॉज अभी भी इक्वेशन तो क्या है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो कर्व तो अभी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। या बहुतों को क्या लगता है मैंने ऐसे उल्टा किया, इसकी वजह ऐसा लगता है कुछ ऐसा कर दो, ये भी गलत है, ये नहीं होंगे कर्व्स। सिंपली रिवर्सिबल एक्सपांशन और कंप्रेशन में केवल एरो की डायरेक्शन बदलेगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए, और ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, और ये हो गया हमारा एरिया अंडर द कर्व। वर्क डन जो है वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कंप्रेश इरिवर्सिबल का अब कर्व कैसा होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो अभी भी यही है इरिवर्सिबल का, यहां से हमें कहां तक जाना है, बी तक, लेकिन इस बार हमने प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया। प्रेशर जो है सडनली 1 एटमॉस्फेयर से कितना कर दिया, 10 एटमॉस्फेयर। क्या कहते हो, ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, प्रेशर सडनली बढ़ाया, प्रेशर पहले बढ़ा 1 से 10, और अब ये नहीं होगा, और अब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो प्रेशर आपने 1 से 10 कर दिया, अब वॉल्यूम कम हो रहा है, और हम कहां पर आ जाएंगे, बी पॉइंट पर। पहले हमेशा प्रेशर चेंज होगा इरिवर्सिबल में, फिर वॉल्यूम चेंज होगा। अगर आप ये कर्व बनाते हो तो इसका मतलब आपने प्रेशर नहीं बढ़ाया और पिस्टन नीचे जाने लग गया, ऐसा नहीं हो सकता। पहले प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ा, फिर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये इरिवर्सिबल का वर्क डन हो गया। यहाँ पर ये टोटल एरिया जो है वो इरिवर्सिबल का इस तरह से आ जाएगा। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का ये कर्व है। यहां पर अगर हम देखें तो इरिवर्सिबल का एरिया जो है रिवर्सिबल के एरिया से ज्यादा है, जो कि हमने पहले भी लिखा था। इरिवर्स कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल के वर्क डन का मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल के वर्क डन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। अब यहीं पर हम 2 स्टेप कंप्रेशन का कर्व प्लॉट करेंगे। ये जो हमने कर्व अभी प्लॉट किया है एडियाबेटिक रिवर्सिबल का, तो हमने किया ये, सॉरी नॉट एडियाबेटिक, आइसोथर्मल। अब हमें आइसोथर्मल सिंगल स्टेप की जगह 2 स्टेप में कर्व प्लॉट करना है। मतलब आप ये मानिए कि हम 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर तक, 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर तक एक स्टेप में नहीं 2 स्टेप में जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन भी अभी हमने किया था, तो यहां पर मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर जा रहे हैं, तो पहले प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कितना कर दिया, 5 एटमॉस्फेयर, और फिर 5 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर। तो अब आपको 2 स्टेप के लिए कर्व प्लॉट करना है। 1 से ए से बी जा रहे हैं, पहले 1 एटमॉस्फेयर से 5 एटमॉस्फेयर, फिर 5 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर। कर्व प्लॉट करिए।
चलिए ऑप्शन देता हूं, हो गया। ये तो रिवर्सिबल का था, इरिवर्सिबल का ऐसे होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड? किसी ने सेकंड नहीं बनाया? चलिए देखते हैं। वैसे मैं बता दूं, आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो सकते हैं, इनफैक्ट दोनों सही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या वो मैं बताता हूं। डिफरेंस क्या है वो पहले मैं बता रहा हूं। दोनों पॉसिबल है, दोनों कर्व आ सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले कर्व की मैं बात करता हूं। हमने क्या किया, कंटेनर इमेजिन करो, ये पिस्टन यहां पर है, जब प्रेशर यहां पर राइट नाउ बाहर का भी 1 है अंदर का भी 1 है, जब बाहर का 5 कर देंगे तो ये पिस्टन यहां आके रुक जाएगा, जब अंदर का प्रेशर भी 5 हो जाएगा, और जब यहां तक आ जाएगा तो अंदर का प्रेशर भी कितना हो जाएगा, 10। क्या किया हमने, यहां का प्रेशर 1 से 5 एटमॉस्फेयर कर दिया, पिस्टन नीचे आ रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है, जब तक अपने आप रुक नहीं जाता हमने उसको नीचे आने दिया, और जब पिस्टन अपने आप रुक गया मतलब अंदर का प्रेशर भी 5 एटमॉस्फेयर हो गया, सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर बराबर, वापस सिस्टम किस स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया। आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, मतलब अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन आप यूज कर पा रहे हो, यानी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब जो आपका पॉइंट होगा वो इस कर्व पर लाई करना चाहिए, बिकॉज ये कर्व कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को। तो यहां पर हमने क्या किया, प्रेशर 1 से 5 एटमॉस्फेयर किया, यहां पर ये सोचो वॉल्यूम कम हो रहा है, जब यहां तक वॉल्यूम आ जाएगा सिस्टम किस स्टेट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, यानी आप किस कर्व पर आ जाओगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पर। और अब आपने फिर से प्रेशर 5 से कितना कर दिया, 10 एटमॉस्फेयर कर दिया, फिर से वॉल्यूम कम होगा, और जब अंदर का प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर हो जाएगा फिर से सिस्टम कौन से स्टेट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में, और फिर से आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। जब पिस्टन रुक जाएगा तभी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन लगा सकते हो, पिस्टन जब मूव कर रहा है तब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन नहीं लगेगी। लेकिन यहां क्या होगा, समझ में आया, अब आपने प्रेशर 1 से 5 कर दिया, ये पिस्टन नीचे आ रहा था, अभी तक यहां तक ही पहुंचा था, यहां तक नहीं पहुंचा था, यानी अंदर का प्रेशर अभी भी 5 नहीं हुआ, पिस्टन नहीं रुका, और यहां तक पहुंचा और आपने प्रेशर बढ़ा दिया, यानी पिस्टन रुका ही नहीं था, उससे पहले ही आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ गया, अब आपस से वॉल्यूम कम हो रहा है, हाँ इस बार आपने पिस्टन को अपने आप रुकने दिया, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया, V1 के बराबर ओरिजिनल, यानी पहले वाले के बराबर, जब वापस सिस्टम किस स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम में। तो यहां पर पिस्टन जब नहीं रुका, उससे पहले ही आपने प्रेशर बढ़ा दिया, और यहां पर हम कह रहे हैं कि नहीं पिस्टन रुकेगा फिर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों कर्व पॉसिबल है, हाँ लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कर्व प्लॉट करो 2 स्टेप का, तो आपकी प्रायोरिटी किसकी होगी, फर्स्ट वाले की ही होगी।
यह मानते हुए कि हम हमेशा हर एक स्टेप में जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जब पिस्टन अपने आप रुक जाएगा फिर वापस से हम प्रेशर बढ़ाएंगे, फिर पिस्टन जब रुक जाएगा फिर प्रेशर बढ़ाएंगे, तो इस थॉट से ही हम बात करते हैं। तो अगर कुछ नहीं गिवन है तो यही थॉट, यानी ये इस कर्व को हम प्रायोरिटी देंगे, बट हाँ ये कर्व भी पॉसिबल हो सकता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कर्व्स है 2 स्टेप 3 स्टेप। यहां पर अब कुछ कंपैरिजन भी किया जा सकता है। ये सिंगल स्टेप का कर्व था, सिंगल स्टेप कंप्रेशन, ये 2 स्टेप कंप्रेशन। क्या लगता है एरिया जो है रिवर्सिबल में कोई चेंज नहीं हो रहा है? ये सिंगल स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप जब ये मैं बोल रहा हूं तो ये मतलब क्या है, सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि रिवर्सिबल में जो है नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो इनफाइनाइट होती है, इरिवर्सिबल में ही फाइनाइट स्टेप्स होती है। तो ये सब इरिवर्सिबल है। किसका वर्क डन का एरिया ज्यादा दिख रहा है? तो कह सकते हो सिंगल स्टेप का ज्यादा दिख रहा है, 2 स्टेप का कम दिख रहा है। अगर आप 3 स्टेप करोगे तो और कम हो जाएगा, यानी जैसे जैसे यहाँ पर स्टेप्स हम बढ़ा रहे हैं वर्क डन का एरिया जो है, यानी वर्क डन जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जब भी हम स्टेप्स बढ़ाएंगे वर्क डन जो है, अभी यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज ही मैं बात कर रहा हूं, वर्क डन जो है क्या कम होता जाएगा? तो ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप एक्सपांशन कर रहे हैं या कंप्रेशन। जैसे यही अगर हम एक्सपांशन करेंगे, अगर 2 स्टेप का एक्सपांशन करेंगे, आई थिंक सडनली प्रेशर यूं सोच लीजिए 10 से 5 एटमॉस्फेयर कर दिया, एक्सपांशन की बात कर रहा हूं, 10 से 5 वॉल्यूम बढ़ेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ गया, फिर 5 से 1 फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ गया। अगर इसको हम एक्सपांशन वाले केस से कंपेयर करें तो इस बार एरिया अंडर द कर्व पहले से ज्यादा है, यानी वर्क डन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो ये अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं एक्सपांशन में और कंप्रेशन में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि हाँ दोनों केसेस में क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल, यहां पर रिवर्सिबल का ज्यादा है, इरिवर्सिबल का कम है, तो इरिवर्सिबल का वर्क डन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इरिवर्सिबल का अगर कम है तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और किसके पास जा रहा है? रिवर्सिबल के पास। तो लॉजिक भी है, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ेगी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको अप्रोच करेगा? रिवर्सिबल प्रोसेस को। तो लॉजिक भी यही है कि जैसे जैसे आप स्टेप्स बढ़ाओगे इरिवर्सिबल वर्क डन अप्रोचेस रिवर्सिबल वर्क डन। अगर इरिवर्सिबल का रिवर्सिबल से कम है तो वो ज्यादा होगा, और अगर इरिवर्सिबल का रिवर्सिबल से ज्यादा है तो वो कम होगा। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एज द नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीजेस, as the number of steps increases, magnitude of irreversible work done, magnitude of irreversible work done approaches रिवर्सिबल वर्क डन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन कर्व्स हैं, क्वेश्चंस डायरेक्टली इन पर भी आ सकते हैं, जनरली पूछ लिया जाता है कम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वो पता होना चाहिए। तो ये था हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर मैं समराइज करूं, आपको फिर से घर जाके क्या करना है मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि ठीक है आपको इनमें पॉइंट्स बनाने हैं, मार्किंग करनी होगी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर थ्रू आउट रिमेन कॉन्स्टेंट, डेल्टा यू और डेल्टा एच इक्वल्स टू 0, थर्ड पॉइंट Q इक्वल्स टू -W, देन फोर्थ पॉइंट work done equals to minus nRT ln P1 upon P2 for reversible process. For irreversible process work done equals to minus P external V2 minus V1. कंक्लूजन्स हमने कुछ लिखे थे, इन केस ऑफ एक्सपांशन रिवर्सिबल का वर्क डन इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा, इन केस ऑफ कंप्रेशन इरिवर्सिबल का वर्क डन रिवर्सिबल से ज्यादा होगा। और फिर हमने एक पॉइंट लिखा था आइसोथर्म
मतलब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड अप एट दी सेम फाइनल स्टेट। तो इन प्रोसेस को जो ये मैं समरी बोल रहा हूं इनकी नंबरिंग करके याद करोगे और ओवरऑल ये लिखोगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें 10 पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स आपने बनाए वहां पर लिखो कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस 12 पॉइंट्स। और ये 12 पॉइंट्स जो है या तो हाइलाइटर से नोट्स में इनको हाईलाइट कर दो 1 2 3 और अब रजिस्टर बंद करो और ये 12 पॉइंट्स रिकॉल करो। जब तक 12 पॉइंट्स याद नहीं हो जाते वापस से इनको रिकॉल करने की कोशिश करो यानी। और फिर आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये 12 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करो तो ऐसा नहीं फिर से नोट्स उठा के पढ़ने लग जाओ। पहले सोचो कि इन 12 पॉइंट्स में से मुझे कितने पॉइंट्स याद है, जिन जो पॉइंट्स याद नहीं है उन्हीं को वापस अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करो। तो ये इस तरह से पैटर्न होना चाहिए कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस मुझे इतने पॉइंट्स याद करने हैं। वो पॉइंट्स आपके मेंशन होने चाहिए। नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि हाँ ठीक है सर इतनी ये पॉइंट अच्छा है ये पॉइंट अच्छा नहीं। नंबर्स 12 पॉइंट्स है, 14 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स आप बनाओ उनको आपको याद रखना है। तो नंबर पहले बोलोगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस 12 पॉइंट्स, वो 12 पॉइंट्स क्या है, रजिस्टर बंद होना चाहिए और आपको याद आने चाहिए। ऐसा मैंने आपको इंटरनल एनर्जी के केस में भी कहा है और ऐसा मैंने एंथैल्पी के केस में भी कहा है, वहां पर भी आपको इसी तरह से करना है। अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस आप सबको पता ही है। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम जैसे ही हमने कहा कांस्टेंट है तो वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जो है वो हो जाएगा जीरो। और अगर वर्क डन जीरो है तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ Q इक्वल्स टू डेल्टा U हो जाएगा। और यहां पर डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। हाँ क्वेश्चन ये आता है Q इक्वल्स टू डेल्टा U, ये तो होगा ही होगा, लेकिन अब मैंने इसके आगे NCV डेल्टा T लिख दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, क्या ये आइडियल गैस के लिए लिखा है मैंने? सोचो, क्या आइडियल गैस के लिए ही लिखा है? क्या रियल के लिए भी लिख सकता हूं? क्या रियल गैस के लिए भी लिख सकता हूं? क्या ये फॉर्मूला आइडियल रियल सबके लिए यूज कर सकता हूं राइट नाउ इस पर्टिकुलर केस में? वेरी गुड। देखिए अब यहां पर मैं आपको बता दूं, पुराने पॉइंट्स यूज आने लग गए। अब ये अब पॉइंट्स जो पहले हमने लिखे थे वो अब यहां पर 1 बाय 1 करके यूज आ रहे हैं। ग्राफ प्लॉट करते वक्त पहले के कुछ पॉइंट्स यूज हुए थे कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी कब यूज कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से यहां पर भी सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चाहे आइडियल हो या रियल हो, तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं फॉर एनी सब्सटेंस। फॉर एनी सब्सटेंस आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो राइट नाउ, बिकॉज वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन आता है डेल्टा एच इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी। वर्क डन हो गया जीरो, क्यू और डब्ल्यू का फॉर्मूला आ गया, बात आती है डेल्टा एच। क्या ये वाला फॉर्मूला भी हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसके लिए कर सकते हैं? फॉर आइडियल या सॉलिड या लिक्विड। वैसे सॉलिड और लिक्विड के लिए तो सीपीसीवी सब बराबर होते हैं, तो वहां पर आप हमेशा यूज कर सकते हो। तो मेनली जो पॉइंट है, रियल गैस के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हो ये फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो रियल गैस के लिए आप राइट नाउ डेल्टा एच इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो अब यहां प्रॉब्लम ये आती है कि अगर क्वेश्चन आ जाए आइडियल के लिए आ रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए एक रियल गैस के लिए आपको डेल्टा एच निकालना है तो क्या करोगे? रियल गैस के लिए अगर हमें डेल्टा एच निकालना है और प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो क्या करेंगे? तो अगर रियल गैस के लिए क्वेश्चन आता है तो फिर पूरी इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी फॉर रियल गैस। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने लिखी थी CpdT प्लस
डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीपी, ये इक्वेशन यूज करनी होगी। और इसमें अगर क्वेश्चन आता है, सुनना अच्छी तरह से, क्वेश्चन आता है तो आपको ये वैल्यू गिवन होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता। इनफैक्ट रियल गैस का तो सीपी भी हमें नहीं पता है, तो क्वेश्चन में आपको सीपी भी गिवन होगा और आपको डेल्टा एच बाई डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये दोनों वैल्यूज गिवन होगी जिन्हें पुट करके हम डेल्टा एच फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप डेल्टा यू निकाल लो रियल गैस के लिए, ये तो लगा सकते हैं फॉर्मूला, और डेल्टा यू निकालने के बाद आप इससे क्या निकाल लो, डेल्टा एच। फॉर्मूला क्या, एन आर डेल्टा टी, नहीं, P2V2 माइनस P1U1। एन आर डेल्टा टी क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज वो आइडियल गैस के लिए ही है, बट ये हमेशा आप लगा सकते हो। तो या तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। बता दूं मैं, इसके चांसेस बहुत कम होंगे, मेनली चांसेस इसके होंगे। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं कि पहले यहाँ से डेल्टा यू निकालो और फिर डेल्टा यू निकाल के आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा एच। अब यहाँ पर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस आ गई कि आपको पहले हर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि ये कब यूज होगा कब नहीं होगा। ये मैं कुछ नया नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, एक भी फॉर्मूला यहाँ पर अभी हमने नया नहीं लिखा है, ये सारे फॉर्मूले कंडीशंस के साथ पहले से हमने लिखे हुए हैं। पहले ठीक है, पहले हमने जब डेल्टा एच डिस्कस किया तो केवल डेल्टा एच पर फोकस कर रहे थे, फिर डेल्टा यू पर फोकस किया। यहाँ क्या हो रहा है, हम डेल्टा एच डेल्टा यू इनको एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे रिवाइज करोगे और अच्छी तरह से याद होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले अच्छी तरह से याद किया हुआ है तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि आपका रिवीजन हो रहा है, और जिन्होंने पहले अच्छी तरह से याद नहीं किया है उनको ऐसा लगेगा कि सर ने फिर कुछ नए फॉर्मूले लिखा दिए, पहले इतने सारे फॉर्मूले थे, यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूले, तो वो कंफ्यूजन ना हो। लेकिन ये सब फॉर्मूले लिखते वक्त यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हर जगह जब मैं लिखता हूं तो कंडीशंस है, यहाँ पर वो कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कौन से प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, कि आइडियल गैस है, रियल गैस है, वो प्रोसेस कौन सा, जैसे ये आइसोकोरिक प्रोसेस है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला अगर याद करते हो तो साथ में कंडीशंस पता होनी चाहिए। हाँ, ये कोई केमिकल फेस चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ किसी केमिकल और फेस चेंज की हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, आइसोकोरिक प्रोसेस कहाँ यूज वर्ड होता है, आइसोथर्मल वर्ड कहाँ यूज होता है, तो वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो फाइनली कुछ कर्व्स अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें एक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, तो ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, V वर्सेस T। अगर V वर्सेस T का कर्व प्लॉट करेंगे, सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो एरो इस तरफ होगा, टेम्परेचर कम हो रहा है तो एरो इस तरफ होगा। लेकिन कर्व आप और कौन सा प्लॉट कर सकते हो, P वर्सेस T, P वर्सेस T का, और वॉल्यूम कांस्टेंट है PV इक्वल्स टू nRT से, तो ये कर्व जो होगा वो हाँ, यहां पर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोसेस को रिवर्सिबली भी कर सकते हो, इरिवर्सिबली भी कर सकते हो। पहले सोचो क्या हो रहा है यहाँ पर रिवर्सिबली और इरिवर्सिबल में। कंटेनर है, बंद है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, आप उसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। अब प्रेशर और टेम्परेचर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर चेंज करके ही आप उसका प्रेशर चेंज कर सकते हो। अब टेम्परेचर अगर आप धीरे धीरे हीट दोगे तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे चेंज होगा, जिससे प्रेशर भी धीरे धीरे चेंज होगा। यानी ये तरीका कौन सा हो गया, बहुत स्लोली कर रहे हो तो रिवर्सिबल हो जाएगा। और अगर आपने यही सडनली बहुत सारी हीट दे दी, सडनली बहुत सारी हीट दे दी, तो प्रेशर भी अंदर का सडनली चेंज होगा और वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो यहां पर जो है, फिर से वही कहूंगा, अगर आपने कर्व प्लॉट कर दिया, जैसे यहां पर P वर्सेस T का कर्व आप प्लॉट कर रहे हो और कर्व प्लॉट कर रहे हो, और जहां पर हर एक पॉइंट पर आप प्रेशर को डिफाइन कर रहे हो, प्रेशर को डिफाइन कर रहे हो, तो वो फिर से प्रोसेस जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहां पर ये जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं, सिंस वर्क डन तो जीरो हो ही गया, बाकी के जितने भी फॉर्मूले हैं ये रिवर्सिबल के लिए भी एप्लीकेबल है, ये इरिवर्सिबल के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे। क्यों चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये डेल्टा यू है, चेंज इन स्टेट फंक्शन, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसके कारण क्यू भी आप कह सकते हो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डेल्टा एच भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है,
चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, यानी आइसोकोरिक का क्वेश्चन आता है तो चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे। हाँ, ये ग्राफ जो है आप केवल किसके लिए प्लॉट कर पाओगे, रिवर्सिबल के लिए ही प्लॉट कर पाओगे। देन आगे बढ़ते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। अब जैसे ही मैंने कहा प्रेशर कांस्टेंट, तो Q इक्वल्स टू, याद करो कांस्टेंट प्रेशर पर Q इक्वल्स टू डेल्टा H। अच्छा, यहाँ पर फिर से मैं बता दूं, प्रेशर कांस्टेंट हमारे कहने से नहीं रहेगा कि मैंने कह दिया प्रेशर कांस्टेंट तो कांस्टेंट। जैसे ही कहा जाता है कि प्रेशर कांस्टेंट, कंटेनर में क्या इमेजिन करना होगा, एक पिस्टन जो कि हमेशा यानी अंदर का प्रेशर किसके बराबर रखेगा, बाहर के प्रेशर के बराबर रखेगा और उसे कांस्टेंट भी रखेगा। यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर पिस्टन का खुद का कुछ प्रेशर है तो वो भी आप किस में काउंट कर लो, एक्सटर्नल प्रेशर में। तो कंटेनर यानी आइसोबारिक प्रोसेस, जैसे ही वर्ड आया, कंटेनर की एक इमेज जो बननी चाहिए वो इस तरह से बननी चाहिए कि कंटेनर जिसमें क्या लगा हो, पिस्टन, इस तरह से कुछ। जबकि एक यही आइसोकोरिक प्रोसेस जैसे वर्ड आता है, इमेज क्या बननी चाहिए, इस तरह का कंटेनर। ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए है और ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए है। तो यहां पर Q इक्वल्स टू डेल्टा H इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। अगेन क्वेश्चन ये आता है, क्या केवल आइडियल गैस के लिए, तो नहीं, क्योंकि यहां पर अब प्रेशर कांस्टेंट है, तो फॉर एनी सब्सटेंस। लेकिन क्या डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T भी सबके लिए लगा सकते हैं, डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T नहीं, फॉर आइडियल, सॉलिड और लिक्विड। रियल गैस के लिए नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अब यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। अब यानी जो पॉइंट्स हमने यहां पर डेल्टा H के लिए कहे थे, वो यहां जो डेल्टा H के लिए यहां कहे थे, तो वो यहाँ डेल्टा U के लिए एप्लीकेबल है। जो यहाँ डेल्टा U के लिए कहा था वो यहाँ डेल्टा H के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन आएगा, रियल गैस के लिए डेल्टा U कैसे निकालें, फॉर रियल गैस डेल्टा U कैसे निकालना है, तो डेल्टा U इक्वल्स टू, फिर से दो ऑप्शन आएंगे, या तो वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यूज करनी पड़ेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन du इक्वल्स टू CVDT प्लस डेल्टा U बाई डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू dV, या फिर आपको पहले यहां से डेल्टा H निकालना होगा और डेल्टा H निकालने के बाद डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। दोनों को एक साथ याद करोगे, याद करना आसान रहेगा। जो स्टेटमेंट यहाँ पर डेल्टा U के लिए थे वो यहाँ डेल्टा H के लिए हो गए, जो यहाँ डेल्टा H के थे वो यहाँ पर डेल्टा U के लिए हो गए। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पर केवल क्या निकला है, नमिता, अगर पिस्टन लगाओगे और अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर है तो कैसे चेंज होगा, अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर है तो वो प्रेशर चेंज नहीं होगा, और अगर अंदर और बाहर का अलग है तो होगा। हाँ, लेकिन यहां पर अभी हमें और क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला है माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV। कंटेनर जिसमें क्या लगा हुआ है, पिस्टन, P एक्सटर्नल किसके बराबर है, P इंटरनल, और वो क्या है, कांस्टेंट। तो एक तरीका तो आप यहां पर P एक्सटर्नल लिखो या P इंटरनल, कोई डिफरेंस नहीं है, ये बाहर आ जाएगा V2 माइनस V1। इवन यहां से यहां तक केवल हमने एक कंडीशन पुट की है, आइसोबारिक प्रोसेस यानी एट कांस्टेंट प्रेशर, और कुछ भी कंडीशन पुट नहीं की है। मैंने ये नहीं कहा कि आइडियल है या रियल है या क्या है, ऐसी कोई कंडीशन हमने यहाँ पर पुट नहीं की है। मतलब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ डिराइव किया है, ये एक आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हमेशा यूज हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ना तो मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली बोला कि केमिकल चेंज नहीं हो रहा है या हो रहा है। ये फॉर्मूला चाहे केमिकल चेंज हो चाहे नहीं हो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये हमेशा यूज हो सकता है। तो फॉर any change involving any substance,
एट कांस्टेंट प्रेशर, बस प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास ये V1 V2 या P का डेटा नहीं गिवन होता, या इनमें से कोई एक डेटा मिसिंग होता है, इसकी जगह कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो अगर ये वैल्यूज नहीं गिवन है और इसकी जगह कुछ और पैरामीटर्स गिवन है तो हमें इसको रीअरेंज करना होगा, और जब हम यहाँ पर इसको रीअरेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंडीशन आ जाती है। तो फिर से वही केस 1, फॉर ए सब्सटेंस not undergoing any, for a substance not undergoing any chemical and phase change, for a substance not undergoing any chemical and phase change, कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर भी फिर से आप कहोगे तीन केसेस आएंगे, आइडियल गैस, रियल गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। तो आइडियल की मैं बात करूं, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए PdV, सिंस प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको मैं अंदर ले जा सकता हूं D ऑफ PV, और यहां पर PV को क्या लिखा जा सकता है, nRT। आइडियल गैस है, कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, तो n क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ये n बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो dt का इंटीग्रेशन डेल्टा t, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया W इक्वल्स टू nr डेल्टा t, nr डेल्टा t। रियल गैस के लिए कोई सिंप्लीफिकेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर PV की जगह nRT नहीं लिख सकते। तो अगर रियल गैस का क्वेश्चन आता है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फॉर सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो उनके लिए भी फॉर्मूला P एक्सटर्नल इंटू DV, लेकिन ये ऑलमोस्ट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के लिए वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है। तो फॉर सॉलिड और लिक्विड ऑलमोस्ट जीरो लिखा है मैंने, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के लिए वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन ये तब है जब कोई केमिकल चेंज या फेस चेंज नहीं हो रहा हो। केस 2, फॉर केमिकल एंड फेस चेंज, केमिकल एंड फेस चेंज, वर्क डन इक्वल्स टू, फिर से यही माइनस PdV, तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। यहां पर मैं इस P को अगेन अंदर लेके चला गया। अब फिर से यही कहूंगा, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, गैसेस इन्वॉल्व है, तो जो चेंज इन PV, D ऑफ PV, या यू कह दो PdV, जो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, गैसेस के कारण आ रहा है। सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम है कंटेनर में, अगर वो है भी सही, तो उनका वॉल्यूम गैसेस के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है। और जैसा मैंने आपको ये बताया, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, तो गैसेस के रेस्पेक्ट में आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर हम लिख क्या रहे हैं, D ऑफ PV, जहां पर अगर आप कोई गैस है कंटेनर में, साथ में सॉलिड या लिक्विड है, तो आप सॉलिड या लिक्विड के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो मतलब हमें ये जो PV टर्म है या वॉल्यूम वाली टर्म है वो केवल किसके लिए कंसिडर करनी है, गैसेस के लिए। तो यहां पर भी हम सॉलिड और लिक्विड को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब केवल कौन से सब्सटेंस रह गया कंटेनर में, गैसेस। हाँ, वो रिएक्ट कर रही तो वो आइडियल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम उनके लिए कौन से इक्वेशन यूज कर रहे हैं, nRT यूज कर रहे हैं, जैसा हमने पहले भी किया था। कहाँ पर किया था, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT में। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हाँ, लेकिन मोल्स चेंज होंगे। तो फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, डेल्टा NG/RT, डेल्टा NG/RT। ये एक और फॉर्मूला आ गया। इनफैक्ट आज हमने DPP डिस्कस करते वक्त क्वेश्चन नंबर 6 में यही फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो यहां पर फिर से हम देखें तो वर्क डन के हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए। वर्क डन इक्वल्स टू माइनस P V2 माइनस V1, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस NR डेल्टा T, और थर्ड ये तीन फॉर्मूले हैं आइसोबारिक प्रोसेस में, लेकिन तीनों की कंडीशंस अलग अलग है। फिर से वही तीन केसेस, डेल्टा H और डेल्टा U वाले रिलेट करोगे तो ऑलमोस्ट वही है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगेगा, और जब तक क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहा हो इन दोनों के बारे में मत सोचो। इन दोनों के बारे में तभी सोचो जब इससे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। हाँ, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आइडियल गैस है और कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब कोई केमिकल या फेस चेंज हो रहा है। तो आपको याद भी ऐसे ही करना है,
पहला सेंटेंस, जब भी एक आइसोबारिक प्रोसेस के वर्क डन की बात करो तो पहला सेंटेंस जो माइंड में आना चाहिए वो ये आना चाहिए, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस वर्क डन के 3 फॉर्मूले होते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन के 3 फॉर्मूले होते हैं, 1, 2 और ये 3, ये 3 फॉर्मूले हैं। पहला -P V2 - V1 फॉर एनी सब्सटेंस अंडरगोइंग एनी चेंज। सेकेंड, W इक्वल्स टू -nR डेल्टा T फॉर आइडियल गैस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेज चेंज। यहाँ पर आप नोटिस करना, जब भी मैं कोई फॉर्मूला बोलता हूँ तो साथ में ये कंडीशंस बोलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बोला W इक्वल्स टू -nR डेल्टा T फॉर एन आइडियल गैस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेज चेंज। तो बिना कंडीशन के कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना, भूल जाओ फॉर्मूला ही, कंडीशंस पहले याद करो फिर फॉर्मूला याद करो। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है, आइसोबारिक वर्ड मत यूज, आइसोबारिक यानी यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर भी यूज हो रही है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। एक और डाउट आया, देखिए नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला, गैसेज है तो उसके रेस्पेक्ट में आप नेग्लेक्ट करो। अब गैसेज ही नहीं है तो पहली चीज ये वर्क डन जो होगा वो बहुत कम होगा। वर्क अगर गैसेज नहीं है तो जो वर्क डन होगा वो बहुत ही कम होगा। अब डेटा अगर गिवन है, क्योंकि वॉल्यूम गिवन होना चाहिए सॉलिड और लिक्विड का, वो गिवन है तो पुट कर देंगे, फिर तो ये फॉर्मूला लग जाएगा PV2 - P1। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं आइसोबारिक प्रोसेस के। सो बी केयरफुल, अच्छी तरह से याद रखना, फिर से नंबरिंग करके याद करना कि ये सारे पॉइंट्स हैं। यहां पर भी अगर हम कर्व प्लॉट करें आइसोबारिक का, जैसे आइसोकोरिक में किया, तो खैर कोई खास बात नहीं है। P वर्सेस T का कर्व प्लॉट करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और ये अगर V वर्सेस T का करोगे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर से ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एरो हमेशा पुट करोगे। जरूरी नहीं कि टेम्परेचर हमेशा बढ़े, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। तो ये फॉर्मूले देखिए, मेन चीज इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता दूं, फॉर्मूले हैं। आपको हर एक कंडीशन का एक फॉर्मूला है जो पता होना चाहिए, और जब क्वेश्चन आता है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको दिखना चाहिए कि अच्छा ये कंडीशन है, मतलब ये वाला फॉर्मूला मुझे लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ तो ऑलरेडी कर चुके हैं, इवन शीट में भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन। यहां पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट डेल्टा U and delta H for 1 mole substance undergoing a change from 5 bar 4 liter 300 Kelvin to 5 bar 8 liter 500 Kelvin given CV सॉल्व करिए। CV CP दे रखे हैं, डेल्टा H और डेल्टा U आपको फाइंड आउट करना है।
चलिए करके देखते हैं, क्या कहते हो? लगा दे फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी और एनसीपी डेल्टा टी? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि क्या लिखा हुआ कि आइडियल है या रियल है? नहीं लिखा हुआ, लेकिन कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बता दूं ये आइडियल गैस नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? तो अगर सिंस प्रेशर यहाँ पे भी 5 बार, यहाँ पे भी 5 बार, प्रेशर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। मतलब ये आइडियल गैस नहीं है। V1/T1 इज नॉट इक्वल टू V2/T2, तो आइडियल नहीं है। तो आप क्या करें? अब डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी रियल गैस के लिए तभी लगेगा जब यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जो कि नहीं है, और डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। तो डेल्टा एच वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर 5 बार, यहाँ पे भी 5 बार, 1 इंटू CP, प्रेशर सेम है, इंटू टेम्परेचर चेंज कितना हो जाएगा 200 केल्विन, तो ये कितना हो गया 6000 जूल। और अब आप डेल्टा एच आपको पता चल गया, तो डेल्टा एच से डेल्टा यू यानी 6000 डेल्टा यू P2V2 माइनस P1V1 40 बार इंटू लीटर कन्वर्ट कर देंगे, इधर 20 इंटू 100, तो डेल्टा यू कितना 200 यानी 2000, तो ये कितना हो जाएगा 4000। और ये अगर हम डायरेक्ट निकालते तो वहां पर आंसर कुछ और आता, तो 6000 4000। लेकिन इसमें भी एक डाउट है। डाउट ये है कि यहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा एच वाला एनसीपी डेल्टा टी का, डेल्टा एच इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला भी कब लगता है? जब प्रेशर कांस्टेंट है। क्या यहाँ पर ये दे रखा है कि प्रेशर कांस्टेंट है? क्या यहाँ पर ये दे रखा है? यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं बोला। यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनिशियल प्रेशर 5 बार है, फाइनल प्रेशर भी 5 बार है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि थ्रू आउट प्रेशर 5 बार है, यानी थ्रू आउट प्रेशर कांस्टेंट है। ये यहाँ पर नहीं गिवन है, फिर भी हमने फॉर्मूला क्या लगा दिया एनसीपी डेल्टा टी। तो क्या कहते हो, सही है ये? क्या ये सॉल्यूशन सही है? सोचो सोचो, क्या आपको अभी भी लगता है जो हमने किया वो सही है? या हमने अज्यूम कर लिया कि ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? या जो स्नेहाशीष ने कहा है वो स्टेटमेंट हम यूज करें? या चलिए मैं ऐसा कह देता हूं कि नहीं, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। हम इस तरह से जा रहे हैं कि प्रेशर पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। क्या तब भी आपका आंसर यही रहेगा? तो मैं आपको बता दूं, यहां चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो, आंसर यही रहेंगे। क्यों यही रहेंगे? बिकॉज राइट नाउ जो हम कर रहे हैं, तो यहां से देखा जाए तो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हो, और ए और बी पॉइंट का ये कंफर्म है कि प्रेशर सेम है, यानी ये एक ही हॉरिजॉन्टल यहां पर और यहां पर एक ही लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे। अब चाहे आप इस पाथ से जाओ या कांस्टेंट प्रेशर वाले पाथ से जाओ, ए से बी जा रहे हो तो डेल्टा एच तो सेम रहेगा बिकॉज ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप प्रेशर चेंज करते हुए भी जा रहे हो और मैंने मान लिया कि नहीं हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए भी जा रहे हैं, दोनों का डेल्टा एच अलग नहीं होगा। तो यहां पर चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो, डेल्टा एच का आंसर तो यही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टेट फंक्शन। यस, ये कह सकते हैं अच्छा तरीका है स्टेट फंक्शन वर्ड को यूज करने का। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो या समझ ही नहीं सकते क्या आंसर होगा। बट राइट नाउ आप समझ सकते हो, क्योंकि चाहे कोई इस तरह से जा रहा है जिसका प्रेशर चेंज हो रहा है, कोई इस तरह से गया है जिसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों का डेल्टा एच जो है वो सेम रहेगा, दोनों का डेल्टा एच जो है वो अलग अलग नहीं होगा। तो इसलिए डेल्टा एच आप निकाल सकते हो, और फिर डेल्टा एच से हम क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा यू निकाल सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क S1 में हम डिस्कस करेंगे 26 से 30 और DPP नंबर 3।
डीपीपी नंबर 2 के आंसर, डीपीपी नंबर 2 के आंसर फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर के बाद, ग्रुप में आ जाएंगे। और जिनके पास फिर से कह रहा हूँ कोई लिंक नहीं है तो या तो वो यहाँ पर कुछ लेक्चर्स के साथ लिंक दे रखे हैं, वीडियो लेक्चर्स के साथ, वो एक ऑप्शन है। नहीं तो न्यूक्लियस एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके भी आप लिंक पर क्लिक कर सकते हो, वहाँ पर एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम लिंक, वहाँ पर आपको सारे लिंक जो है वो दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क S1 26 से 30 डीपीपी नंबर 3 ये हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।